ब्रीना नहीं दे सकता। अपने ससुर से जाके बोल दे जितना भी ब्रीना चाहिए ना मुंह मांगा दिया। जबान और सगन दे के आई हूँ। कहाँ जा रही थी दीदी? ब्रीना का कर्ज अदा करने। तो पहला सवाल है कि अब तक की यात्रा। तो यात्रा तो बहुत इंटरेस्टिंग रही है, बहुत जुझारू रही हुई है, क्योंकि सीधा सीधा जो जीवन होता है वो उसमें कुछ मज़ा नहीं होता है। मज़ा इसमें होता है कि फाइट हो, टेंशन हो। तो वैसा ही रहा है। मैं हिमाचल प्रदेश के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है मंडी और साथ में तहसील है सुंदरनगर। तो मंडी सुंदरनगर का रहने वाला हूँ। वहाँ पर मेरा जन्म हुआ, मंडी मेरा जन्म हुआ, सुंदरनगर में मैं काफ़ी समय तक रहा। तो पहाड़ी लाइफ 28 साल तक जिए हैं। तो पहाड़ों की लाइफ बहुत अलग तरीके की होती है, बहुत भीड़ भाड़ से अलग, दिखावे से बिल्कुल अलग, बहुत सीधी सादगी ज़िंदगी होती है। तो लेकिन कल्चर बहुत रिच होता है। पहाड़ों का कल्चर जो है, हिमाचल का कल्चर बहुत रिच है, इंटरनेशनल कल्चर है। जिस दिन वो कल्चर बाहर आना शुरू हो जाएगा उस दिन हिमाचल की पहचान तो मतलब पता नहीं कहाँ पहुँच जाएगी। तो मैं उस जगह से बिलोंग करता हूँ जहाँ पर संगीत जो है घर घर में बसता है। संगीत का बहुत महत्व है। हर आदमी गाता है, हर आदमी बजाता है, हर आदमी नाचता है। हाँ, सिर्फ ये है कि जितने हम हाइट पे जाते हैं तो 10,000 फीट हाइट पे, 12,000 फीट हाइट पे, वहाँ पर गाने की जो, नाचने की जो मूवमेंट है और गाने की जो मूवमेंट है वो बहुत स्लो हो जाती है, क्योंकि ब्रीदिंग का प्रॉब्लम होता है, सांस का प्रॉब्लम होता है। लेकिन फिर भी वो नाचते हैं, फिर भी पहाड़ी लोग गाते हैं। तो लोकल संगीत, फोक संगीत वहाँ का बहुत इंटरेस्टिंग है। फोक कहानियाँ बहुत इंटरेस्टिंग हैं। नाटक वहाँ पर बहुत कम होता था। जब हम छोटे थे तो नाटक होता था तो कॉलेज में होता था। तो हमारी नाटक की जो यात्रा थी, लेकिन फिल्म का शौक बहुत ज़्यादा था। फिल्म का शौक इतना था कि छोटे बच्चे थे हम लोग, तो घरों के अंदर सोचते थे कि हम यहीं थिएटर बना लें। तो थिएटर बनाने के लिए हम जूते का जो डब्बा होता है गत्ते का, उसके अंदर लेंस लगाते थे। 2 लेंस लगा करके बीच में उसका स्पेसिंग करते थे कि उसका फोकस आ जाए। तो हमें लगता था कि स्क्रीन के ऊपर, दीवार के ऊपर, वाइट दीवार के ऊपर वही चलचित्र बन जाएगा, वही चलेगा और उसी में साउंड आएगी। धीरे थोड़े से बड़े होने लगे, लगा नहीं, प्रोजेक्टर मंगाएंगे। तो मैंने बहुत जिद की, जिद ऐसी कि डिमांड कुछ भी घर में मांगना होता था बाबूजी से तो खाना पीना छोड़ दिया जाता था। तो मेरी जिद ऐसी होती थी कि खाना नहीं खाना है। तो नेचुरली घर वाले बहुत परेशान हो जाते थे। तो उस जिद को पूरी किया गया और दिल्ली से एक प्रोजेक्टर मंगाया गया। प्रोजेक्टर का क्या था, एक स्टील का बना हुआ डिब्बा था जिसके आगे लेंस लगे हुए थे और उसके अंदर रील डाल करके उसको घुमाया जाता था। तो सामने जो था थोड़ा थोड़ा मूवमेंट भी दिखते थे, लेकिन वो फ्रेम तो करेक्ट नहीं चलती थी। तो हमारे घर के सामने एक थिएटर था, तो वहाँ थिएटर से जो रीलें कट जाती थी, क्योंकि जब भी रीलें आती थी वहाँ पर तो उनको ठीक से एक रील से दूसरी रील में डाला जाता था। डालने में जहाँ जहाँ कट लगा होता था तो उसको कट कर दिया जाता था और फिर जोड़ा जाता था चलाने से, फिल्म चलाने से पहले, क्योंकि दूसरे थिएटर से कहीं से आई होती है। तो जो कट होते थे उनको हम उठा करके लेके आते थे, मांग के लेके आते थे
और उसमें उनको चलाते थे और बच्चों से 5 पैसे 10 पैसे कोशिश करते थे कि उसमें इकट्ठे होकर के उनको फिल्म दिखाएंगे। लेकिन वो फिल्म स्लाइड शो की तरह चलता था, लेकिन उसी में हम लोग बहुत खुश हो जाते थे। उसके अंदर शुरू में मोमबत्ती जलाते थे लाइट के लिए, फिर धीरे धीरे बल्ब लगाना शुरू किया। तो फिल्मों का शौक बहुत ज़्यादा था, लेकिन थिएटर नहीं होता था। लेकिन जब कॉलेज में गए तब थिएटर की शुरुआत हुई। वहाँ पर कुछ गुरुजन मिले, प्रोफेसर रमेश रवि जो कॉमर्स के प्रोफेसर थे, लेकिन थिएटर बहुत अच्छा करते थे, कमाल के, स्वर्गीय कृपाल सिंह ठाकुर जी। इस तरीके से उन लोगों ने मिल करके हम लोगों को तराशा। उनकी पहली योगदान रही, क्योंकि हिमाचल के अंदर जो हिमाचली कोई भाषा तो है नहीं, बोलियां हैं, और बोली जो है संस्कृत और हिंदी के बिगड़े हुए रूप है, बिगड़े हुए स्वर हैं, है ना। उनको एक टोन दी गई है। तो जैसे कहाँ जा रहे हो हिंदी में बोलेंगे तो पहाड़ियों में उसको बोले किथी जाए रे रा, तो शब्द वही है लगभग। उनको थोड़ा सा म्यूजिकल टोन आ जाती है पहाड़ों में रहने के बजाय, इको की वजह से। वहां पर साउंड का जो है वो हार्श नहीं है, वहां स्वीटनेस है, क्योंकि साउंड इको होती है। तो कॉलेज से थिएटर की शुरुआत हुई, लेकिन थिएटर की शुरुआत ऐसी हुई कि वो रामलीला जैसी नहीं थी। एक बहुत सीरियस थिएटर की शुरुआत हुई, जिसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे लेखकों के नाटक हमने किए, है ना। जिसके अंदर बादल सरकार से लेकर के और भी बहुत बहुत धूमिल की कविताओं को लेकर के उनकी जो चॉइस थी हमारे प्रोफेसर रवि साहब की, वो बहुत ही उम्दा थी, बहुत लिटरेचर वाली थी। तो उन्होंने बोलते ना, जैसे डंडे मार के आपको डिक्शन सिखाना, शब्द सिखाना, वो वहां से हमने सीखी। और यूथ फेस्टिवल में गए तो हजारों की ऑडियंस होती थी, तो वहां पर जो एक ग्लैमर मिला। तो हमारे नाटक उसमें ऐसे होते थे कि जैसे नाटक करके जब उतरते थे यूथ फेस्टिवल में, कुल्लू की मुझे याद है, कुल्लू में जब हमने, कुल्लू दशहरा बहुत फेमस होता था, तो वहां पर हमने भोमा नाटक किया बादल सरकार का। और नाटक करके जब नीचे उतरे तो उतरना मुश्किल हो रहा था, इतने लोग मतलब मिल रहे थे, है ना। तो वो एक वहां से मतलब लगा कि यार ये माध्यम जो है वो फिल्म से भी ज्यादा मतलब महत्वपूर्ण लगा उस समय। और नाटकों की शुरुआत खूब अच्छी हुई। और वहीं पर कॉलेज में रहते हुए शिमला में ही, हिमाचल में, स्वर्गीय मनोहर सिंह जी ने और श्रीनिवास जोशी थे, लैंग्वेज एंड कल्चर डिपार्टमेंट के डायरेक्टर, वो दोनों दोस्त थे। उन्होंने मिल करके एक बहुत बड़ी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की वर्कशॉप शिमला में लगाई। और उस वर्कशॉप में हर जगह से आर्टिस्टों को बुलाया गया। तो मंडी से मुझे और योगेश कपूर हमारे दोस्त हैं, उन दोनों को भेजा प्रोफेसर रवि साहब ने। हमें लगा कि पता नहीं इतनी बड़ी एडमिशन होगी कि नहीं होगी। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का नाम भी नहीं तब सुना था। तो वहाँ पर बहुत से स्टूडेंट आए थे और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की इंटरव्यू लेने के लिए भी वहाँ की फैकल्टी, उन दिनों छुट्टियाँ होती थी, तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा सेट के डायरेक्टर से लेकर के बाकी के सारे टीचर, सारी फैकल्टी जो थी वो उन दिनों शिमला आ गई थी उस वर्कशॉप के लिए, अपनी फैमिलियाँ लेकर के लिए। ये 1 महीने तक एक हिल स्टेशन में रह करके, एक शायद उतनी बड़ी वर्कशॉप फिर कभी लगी नहीं होगी। तो उस वर्कशॉप में मेरा सिलेक्शन हुआ। तो वहाँ से राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की एक नींव जो है वो हमारे अंदर पड़ी। बहुत ही खूबसूरत वर्कशॉप हुई, जिसके अंदर मोहित चौहान जो सिंगर हैं वो थे, अपने भाभी जी घर पे हैं, रोहिताश शोगौड़ वो थे, हाँ जी, और बहुत से लड़के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जो आए, राजेश जैस, बहुत से लड़के उस वर्कशॉप के रहे। 20-22 लड़के थे। उनमें से लगभग मुझे लगता है 15 लोग बहुत ही एक्टिव काम कर रहे हैं अभी। कुछ इंडियन थिएटर में गए, कुछ राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में गए। ये सब लोग उस वर्कशॉप के हिस्सा थे। और वर्कशॉप खत्म करने के बाद फिर हम वापस मंडी चले गए। फिर जिंदगी उसी तरह एक सिमट गई। और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जाना मेरा कुछ एम नहीं था, गोल नहीं था। मेरी जिंदगी के अंदर जो कुछ भी हुआ है वो एक नदी का प्रवाह जैसा होता, उसके साथ में बहता गया। कोई मतलब तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का फॉर्म भराया गया किसी तरीके से। मेरे जीजा जी और दीदी ने जोर लगा करके, और मेरे छोटे भाई संतोष ने
उसने बहुत बोला। वो एक नाटक राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का दिल्ली में देख के आया था। तो उसका कहना था कि भाई आप क्या नाटक करते हो? मैं नाटक देख के आया हूं असली। और उसका देसी भाषा में यह था कि वो जब एक्टिंग कर रहे थे तो नसें तक बाहर निकल रही थी उनकी। उसका अपना एक एज ए ऑडियंस ऑब्जर्वेशन था कि कितनी गहराई के अंदर घुस करके वो नाटक देख रहे थे। तो उसने बहुत किया कि हाँ नाटक करना है तो फिर ऐसा करो ना, ये क्या यहाँ आप करते रहते हो छोटा मोटा, इसमें कोई बात नहीं, करना ही अगर आपको तो फिर उस तरीके से करो। तो फॉर्म भरा गया, सिलेक्शन हो गई, लेकिन मेरी अपनी परिस्थितियाँ थी जिनके ऊपर बात करना बहुत ज़्यादा ठीक नहीं होता, वो बहुत पर्सनल थी। लेकिन मैं स्टूडियो चलाता था, पवन स्टूडियो नाम से, मंडी के अंदर इंडिपेंडेंट चलाता था। और नाइट कॉलेज भी जाता था और वो भी करता था। लेकिन वो स्टूडियो ऐसा ही था कि जहाँ ढोलक बज गई, जहाँ रिहर्सल हो गई तो स्टूडियो बंद कर दिया जाता था। लेकिन चलता बहुत था क्योंकि स्टूडेंट था कॉलेज का, तो कॉलेज का ही काम होता था। तो एडमिशन हो गई, जाने का रास्ता नहीं था कि ऐसा सब कुछ छोड़ करके कहाँ जाऊँगा। लेकिन फिर भी दोस्तों का प्यार और घर वालों का आशीर्वाद सब मिल करके किसी तरीके से राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में पहुंचे। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में हमारे जैसे स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि स्कॉलरशिप मिलता था और बाकी सारे खर्चे जो थे वो सरकारी तौर पर उठाए जाते थे। बहुत अच्छा रहने का, खाने का, कपड़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत वहाँ होती नहीं थी, लेकिन हर चीज़ राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से मिली। और इस तरीके का शुरुआती सफ़र हुआ। शुरुआती सफ़र के अंदर दिल्ली में काम किया। दिल्ली में बहुत अच्छे अच्छे लोगों के साथ काम किया, बरवन गार्गी साहब के साथ, के विक्रम सिंह के साथ। और वहीं पर पंकज कपूर जी एक सीरियल करने के लिए आए थे, उसमें मैं आर्ट डायरेक्टर था, कहीं एक गांव। तो उसमें मैं एज ए आर्ट डायरेक्टर काम करता था। तो वहीं पर उनकी नज़र पड़ी और वहाँ से मुंबई की एक शुरुआत जो है वो हो गई। और उनका कहना था कि मेरा एक सीरियल शुरू हो रहा है, मोहनदास BLLB, तो तुम बम्बई चलो। तो बस वहाँ से एक शुरुआत बॉम्बे जाने की हुई। और 89 में मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा पास किया और 95 तक मैंने दिल्ली में काम किया। अच्छे अच्छे सुबोधलाल जी के साथ काम किया, अच्छे लोगों के साथ काम किया, बहुत मज़ा आया। रेपेट्री में रहा, श्रीराम सेंटर रेपेट्री में। वहाँ पे जिन लोगों के साथ काम नहीं किया था थिएटर में, फ्रिट्स बेनफ्रिट्स, अवीर तनवीर साहब के साथ, उन लोगों के साथ और काम करने का मौका मिला। और फिर बम्बई आ गए। और मुंबई आते ही जो होता है अक्सर वो हुआ। कहानी वही है कि बहुत से लोग स्ट्रगल ये मानते हैं कि फ़ोटो लेकर के और जिम में जा कर के और हम जगह जगह जा कर के फ़ोटो दें और फ़ोटो देने के बाद जो है हमारा सिलेक्शन होगा, ऑडिशन दें, तो उसी के अंदर 2 साल 3 साल 4 साल 5-5 साल तक लगे रहते हैं बहुत जुनून के साथ। जो बुरा नहीं है, उनका वो अफोर्ड कर सकते हैं और इसे कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसी स्थिति में नहीं था। तो जब मैं मुंबई आया तो मेरा बेटा था, 8 साल का बेटा था उस समय, और मिसेस, दोनों जो थे हम लोग साथ में ही आए। और छोटा बच्चा साथ में है, छोटा है। तो उस वजह से स्थितियां नहीं थी कि मैं इंतज़ार करूं। तो जो मिलता गया वो करते गए, जो भी काम मिलता गया। तो फिल्म की हर विधा में काम करने का मौका मिला। और पंकज जी के साथ फिर मेरा डायरेक्शन का सफ़र शुरू हुआ, पंकज कपूर साहब के साथ। उनके साथ 4 साल तक रहा और एक अलग तरीके का काम कैसे किया जाता है वो सीखने का मौका मिला। तो इस तरीके से शुरुआती दौर जो है वो रहा। तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से एक्टिंग में मैंने डिप्लोमा किया। लेकिन वहाँ की एक बहुत खूबसूरत बात है कि एक्टिंग का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ एक्टिंग ही करोगे। एक्टिंग के साथ बहुत से सब्जेक्ट आपके जुड़े होते हैं और 1.5 साल तक तो आप ज्वाइंट रहते हो हर सब्जेक्ट। 1.5 साल के बाद उस समय जो था वो डायरेक्शन और एक्टिंग के 2 ही कोर्सेज थे, उसके अंदर आपकी चॉइस होती थी। तो उसके अंदर 1.5 साल के अंदर भी आपको एक्टिंग में रहते हुए कारपेंटरी भी करनी है, आपको मेकअप भी सीखना है, आपको डिजाइनिंग भी सीखना है, आपको योगा की क्लासेस भी लगेगी, आपकी मूवमेंट भी है,
आपको क्लासिकल इंडियन ड्रामा भी पढ़ना है, आपको वर्ल्ड ड्रामा भी पढ़ना है। तो इस तरीके से सारे सब्जेक्टों के अंदर आपको काम करना पड़ता है। एक्टिंग के अंदर मेकअप के नंबर भी जुड़ेंगे, आप ये उसको अलग नहीं रख सकते। तो वो जब शुरू हुआ तो धीरे धीरे हमारी क्लास के अंदर जो थे, हम लोग 16-17 लोग थे, तो ऐसा कुछ माहौल बना कि सबके सब लोग एक्टिंग में ही चले गए, कोई भी डायरेक्शन में नहीं चले गए। इवन तिग्मांशु धुलिया जो भी बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, उन्होंने भी एक्टिंग में ही किया है डिप्लोमा। तो हम सब लोग एक्टिंग में ही रहे, तो सब लोग एक्टिंग की वजह से जो थे वो डायरेक्शन में भी काफ़ी, जितने भी डायरेक्शन के पार्ट होते हैं सब लोगों से हमारा मतलब करवाए जाते थे। तो करने के बाद जब बाहर निकले तो श्रीराम सेंटर रेपेट्री में मैं गया, वहाँ पर एक्टिंग में ही काम किया। लेकिन वहाँ रहते हुए भी डिज़ाइनिंग का काम, जब हम लोग सेट बनाते थे, नया प्ले होता था, तो वहाँ भी मेरा बहुत इंटरेस्ट था। मैं शुरू से ही थोड़ा मैकेनिकल रहा हूँ, मेरी फैमिली बैकग्राउंड भी थोड़ी मैकेनिकल रही है, तो उस वजह से मेरे अंदर वो थोड़ा सा था। और जब बॉम्बे आए तो बॉम्बे आके हमने एक्टिंग में भी काम किया, लेकिन मतलब एक चीज़ नहीं ठानी कि हमें सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग ही करनी है। हमने सब कुछ सीखा था, तो हमें समय समय पर जो भी मिलता गया हम करते गए। पंकज कपूर जी के साथ जो थे हम लोग रोल भी करते थे और उनको असिस्ट भी करते थे, और आर्ट डायरेक्शन का भी बिना आर्ट डायरेक्टर को रखे हुए खुद ही मिलजुल करके करते थे। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की यही खासियत है कि वहां से जो भी स्टूडेंट निकलेगा वो सारी विधाओं को जानेगा, उसको म्यूजिक का भी नॉलेज होगा, क्योंकि म्यूजिक और संगीत भी वहां पर सिखाया जाता है। मूवमेंट का भी होगा, योगा का भी होगा, डिजाइनिंग का भी होगा, कलर सेंस भी होगी। तो वो सब चीजें हम लोग मिल करके करते थे। तो वहां पर मोहनदास बीएलएलबी में किसी एक आर्ट डायरेक्टर का नाम नहीं जाता था, वो सब ग्रुप में जाता था। जब पर्दे भी लगाने होते थे तो डिस्कस होते थे, और सुप्रिया जी जो थी वो खुद शॉपिंग करने के लिए जाती थी और वो पर्दे लेकर के आती थी, वो लगाती थी। तो इस तरीके से मिलजुल करके सेट बनाया जाता था। फिर मैं धीरे धीरे वहां से जब निकला तो मुझे डायरेक्शन में मजा आने लग गया, और डायरेक्शन में थोड़ा सा ये हो गया कि उसके लिए आपको जाना नहीं पड़ता था काम मांगने के लिए, है ना, ऑडिशन नहीं देना पड़ता था कि बहुत लोग बस आप जा रहे हैं दिन रात। तो मुझसे वो शायद पेशेंस नहीं थी, और काम मिला भी नहीं एक्टिंग का, है ना, क्योंकि ऐसा नहीं था कि मुझे जाते ही किसी ने साइन कर लिया, वो कर लिया, कोई बड़ी ब्रेक मिल गई, वो मिल गया, तो वो नहीं मिला। तो धीरे धीरे फिर वहां से निकल करके मैंने सिनेविस्टा ज्वाइन किया, वहां भी डायरेक्शन में ही। तो डायरेक्शन में इतना मजा आने लग गया कि एक्टिंग की तरफ ध्यान नहीं गया, और डायरेक्शन में काम करना शुरू कर दिया, मेंटली भी और फिजिकली भी सोचना शुरू कर दिया, पढ़ना शुरू कर दिया। क्योंकि मेरा मानना है कि आप, ऐसा नहीं हो सकता है कि एक्टिंग में आपने स्पेशलाइजेशन की हुई है और 2 साल तक आप काम ना करें, मेहनत ना करें, और सीधे सीधे आप उसी में करना शुरू कर दें। तो पहले एक्टिंग मिलती नहीं थी, और अब कुछ ऐसा हो रहा है कि अब मिल रही है तो करना नहीं चाहते। क्योंकि करना इसलिए नहीं चाहते क्योंकि मैं मानता हूं कि मैं इस समय प्रैक्टिस में नहीं हूं। एक्टर को भी दिन रात रियाज करना चाहिए। सवेरे उठ करके अगर उसकी टंग, उसका फेस, उसका मुंह, उसका स्टेमिना जो होता है, शब्दों का उच्चारण, वो तभी ठीक आएगा, तभी अच्छा फील आएगा जब वो प्रैक्टिस करेगा। अगर वो प्रैक्टिस नहीं करता है तो बेसुरा बजेगा। जैसे आपका म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको अगर आप ट्यून नहीं करोगे और बजाओगे तो बेसुरा बजेगा, स्वर में नहीं बजेगा। और उसके लिए सितार बजाने वाले को भी दिन रात रियाज करना पड़ता है, चाहे उसे कितना भी सितार आता हो, है ना, गिटार आती हो, या वो कितना भी अच्छा गाता हो, लेकिन अगर रियाज नहीं करेगा तो वो अप टू मार्क नहीं होगा। तो इसीलिए एक्टिंग के अंदर भी आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी, दिन रात उसके लिए तैयार होना पड़ेगा, अपने हर चीज को, अपने जितने भी शरीर के आपके वो हैं एक्ट करने के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत है उनको, और मेंटली आपको हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। तो उस चक्कर में एक्टिंग का एक किस्म से समझ लीजिए कि छूट गया, और डायरेक्शन में ऐसा मजा आने लगा कि इसके अंदर बहुत सी विधाएं हैं। डायरेक्शन अब आप करते हैं तो आपको हर चीज का नॉलेज होना चाहिए, और उसके साथ साथ आपको फिल्मी ग्रामर जो है,
आप थिएटर से आपने काम किया हुआ है, आप थिएटर के सीखे हुए हैं, लेकिन फिल्म के साथ उसको जोड़ना वो अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है। तो दोनों चीजें जब जुड़ जाती है तो बहुत ही पुख्ता होती है। अब फिल्म मनोरंजन की अगर हम बात करें तो मेरा मानना बिल्कुल अलग है। फिल्म सिर्फ मनोरंजन के लिए ही नहीं है। अभी जो फिल्में बन रही है, जिनको हम फिल्में बोलते हैं, मुझे ऐसा लगता है वो दूसरे आदमी के सपने हैं, उसकी उड़ान है कि आदमी हवा में उड़ रहा है, 4-4 गाड़ियां उड़ रही है, 20-20 बुलेट लग रहे हैं, उसके बाद भी बोले जा रहे हैं, चल रहा है, और उनकी कहानियां लार्जर देन लाइफ है। जो होता नहीं है वो उनके सपने हैं, है ना, वो सपनों की दुनिया की फिल्में हैं। वो उड़ गया, वहां से आकर के ये डाका डाल दिया, वो कर दिया, ये चल रहा है, रिलेशनशिप उसी तरीके के। तो मुझे लगता है वो उनके सपने हैं, तो मैं उनके सपनों के साथ नहीं जीना चाहता। मैं एक ऐसे जगह से हूं और ऐसा मानता हूं कि मेरे सपने भी बहुत रियलिस्टिक हैं। मुझे रात में कभी ऐसे सपने नहीं आए कि मैं हवा में उड़ रहा हूं, मैंने वो कर दिया, मैंने ये बन गया। मुझे हमेशा रियलिस्टिक सपने ही आते हैं और मैं वही देखना चाहता हूं, आंखें खोल के भी और आंखें बंद करके भी। तो मुझे रियलिटी से प्यार है। मैं चाहता हूं कि मैं अपने सिनेमा में सच्चाई दिखाऊं और वो लोगों को अपनी जिंदगी लगे, अपने सपने की जिंदगी ना लगे, अपनी जिंदगी का हिस्सा लगे, उसको कहीं ना कहीं सोशल जो अच्छाइयां हैं, बुराइयां हैं, उसके साथ वो रिलेट कर सके और कुछ सवाल खड़े कर सके। अगर मेरा हिमाचल खूबसूरत है, मेरा रांची खूबसूरत है, तो मैं उस खूबसूरती से लोगों को रूबरू करवाऊं। अगर वहां पर जो प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को मैं हाईलाइट करूं, उस चीज को पूरे जगह पर पहुंचाऊं। तो मैंने अपनी सारी फिल्मों में वही कोशिश की है। ब्रीना जो है वो हिमाचल की प्रॉब्लम नहीं है, पॉलीएंड्री पॉलीजेंड्री हिमाचल की ही प्रॉब्लम नहीं है। हिमाचल का एक मंच चुना गया उस फिल्म के लिए, एक प्लेटफॉर्म लिया गया, एक बैकग्राउंड बनाई गई, है ना। ब्रीना वहां की एक छोटी सी फोक टेल है जो हम गानों में सुनते थे, दंत कथा है ना। दंत कथाओं का मतलब आप समझ सकते हो, लेकिन उसके जरिए हमने मैसेज पूरे वर्ल्ड के लिए दिया है कि लड़कियों को बचाओ। अगर लड़कियां कम होगी तो आपको इसी तरीके से बहुपति विवाह प्रथा जैसी प्रथाओं के अंदर, या ब्रीना ब्याह लेके ऋण देना, ब्याह करना, पैसे दे करके लड़की की शादी कराना, ये सब फिर से शुरू हो जाएगा। ब्रीना में वो कहने का मतलब था। जब मैंने करीम मोहम्मद बनाई तो उसके अंदर मुझे लगा था कि टेररिज्म के ऊपर हम बात करें, एक एजुकेशन सिस्टम के ऊपर बात करें, और एक बच्चा जो है वो जरूरी नहीं हमें किताबी ज्ञान होना चाहिए, नेचर हमें कितना सिखाती है ना। ये गुज्जर लोग जो नेचर के साथ ही रात दिन रहते हैं, ये हमसे ज्यादा समझदार हैं। तो नेचर आदमी को कैसे एजुकेशन देती है ना। तो उस चीज के ऊपर बेस थी, और एक टेररिज्म की परिभाषा को हम लोग डिस्क्राइब कर सकें कि है क्या, बेसिकली ये है क्या, ये शैतानियत है क्या, है ना। और ये हिंदुस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर ये क्या है ना। उन चीजों के ऊपर एक बहस है पूरी की पूरी करीम मोहम्मद के अंदर। फिर मैंने वनरक्षक बनाई। वनरक्षक के अंदर हिमाचल के अंदर ही नहीं, पूरे सब जगह पर, कई जगह पर जो है, हर जगह पर फॉरेस्ट गार्ड की क्या स्थितियां हैं हम सब जानते हैं। हम लोग पुलिस वाले के ऊपर फिल्म बनाते हैं, हम लोग मिलिट्री वाले के ऊपर फिल्म बनाते हैं, हम लोग सब पे फिल्म बनाते हैं। लेकिन ऐसा आदमी जो डंडा लेकर के, उसका कई किलोमीटर का एरिया है ना, वहां वो आदमी जाता है, अकेला जाता है, उसके साथ एक चौकीदार रहता है सिर्फ, उसके पास गन भी नहीं रहती, बंदूक भी नहीं रहती है, वहां पर मोबाइल का नेटवर्क भी नहीं लगता है। वहां पर वो आदमी जाकर के पहरा देता है, जंगल को बचाता है। और लड़ता किससे? जंगली जानवर कभी भी उसके ऊपर अटैक कर सकते हैं, वो उसके लिए खतरा है। उसके अपने ही रिश्तेदार, अपने ही गांव के लोग जो लकड़ी चोरी करते हैं, उनसे भी उसकी लड़ाई होती है, उनसे भी उसको बचाता है। फिर पूरा का पूरा एक माफिया होता है जो जंगल काटने पे लगा होता है, लकड़ी बेचने पे लगा होता है वहां की। उस माफिया से भी उसको डर होता है। और उस बेचारे की पर्सनल लाइफ कैसी होगी, उसकी लव लाइफ कैसी होगी, है ना। तो उसके अंदर उस चीज को दिखाने की कोशिश की है
कि जंगल के अंदर की चीज को दिखाने की कोशिश की है, और एक फॉरेस्ट गार्ड की, फॉरेस्ट ऑफिसर की क्या भूमिका होती है, और किस तरीके से कई बार कुछ छुटभुइये नेता जो होते हैं, गलत नेता जो होते हैं, वो गवर्नमेंट को गलत इंफॉर्मेशन दे देते हैं, और जहां पर डेवलपमेंट होनी चाहिए, जहां पर बिल्डिंगें बननी चाहिए, उसकी जगह दूसरी जगह बन जाती है, जहां पर हजारों पेड़ों को काट दिया जाता है। तो उसके अंदर कहने का मतलब यह है कि आप डेवलपमेंट जरूरी है, करनी है, लेकिन आप उसके अंदर अपनी सांसों को मार के तो डेवलपमेंट मत कीजिए ना, उतनी ही कीजिए जितनी आपकी जरूरत है। इच्छाओं के हिसाब से डेवलपमेंट मत कीजिए। इच्छाएं तो मेरी बहुत करती है, इच्छा मैं ये भी कर दूं वो भी कर दूं, लेकिन आपकी जरूरत कितनी है, ये उस चीज के ऊपर फिल्म बनाई गई है। तो इसलिए मेरा मानना यह है कि फिल्म के अंदर अगर आपका लॉजिक नहीं है, रियलिज्म नहीं है, आप उसको जोड़ नहीं पाते लोगों के साथ, और एक सवाल नहीं खड़ा कर सकते सोसाइटी के अंदर, क्योंकि मुझे लगता है कि हम जो कलाकार हैं, जो फिल्म बनाते हैं या गाना लिखते हैं या स्टोरी लिखते हैं या नॉवल लिखते हैं या अखबार के अंदर न्यूज़ रीडिंग करते हैं या अखबार की रिपोर्टिंग करते हैं, इनके पास कुछ ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं, और ये जिम्मेदारियां किसी ने दी नहीं है। मुझे लगता है कि उनको अपने आप कुछ जिम्मेदारियां ले लेनी चाहिए, सोशल ज़्यादा ले लेनी चाहिए, क्योंकि इसका बहुत महत्व पड़ता है। अगर हम लोग समाज की इन चीज़ों को उठा करके बात करते हैं, जिम्मेदारी के साथ बात करते हैं, और उसके अंदर लोगों को बरगलाते नहीं, उनको नकली सपनों की उड़ान में नहीं ले जाते, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको सच्चाई से परिचित करवाना हाँ इंपॉर्टेंट है। सरकार, कोई भी सरकार, उसका विरोध नहीं, लेकिन सवाल करना, सवाल उठाना। विरोध करना और सवाल उठाने में बहुत फर्क है। कलाकार के साथ चाहे कोई भी सरकार हो, किसी भी तरीके की सरकार हो, उसको सवाल खड़े करना है ना। उसको हल भी वो नहीं दे सकता, हल देने वाला कोई नहीं, लेकिन लोगों के जहन में सवाल खड़े करना है ना। और विरोध का कोई नारे लगाना या मूवमेंट खड़ी कर देना, वो किसी फिल्म मेकर का काम नहीं होता, किसी कलाकार का काम नहीं होता। उसका सबके साथ प्यार होता है, सबको मिल करके चलता है, इसलिए वो कलाकार है। हाँ, मैंने 4 फिल्में बनाई, फीचर फिल्में, और चारों हिमाचल में ही की। और बॉम्बे से जो आर्टिस्ट गए वो भी लगभग कॉमन है सबके अंदर। उसका सबसे बड़ा कारण है कि मैं हिमाचल से हूँ, और हिमाचल ने ही मुझे सब कुछ दिया है। आज जो कुछ भी मेरे पास है वो हिमाचल का ही दिया हुआ है। तो एक स्टेज पे आदमी को लगता है कि मैं अपनी जगह के लिए कुछ कर सकूं, और मुझे मालूम है कि हिमाचल के अंदर कितना भंडार है, ये मैं अच्छी तरीके से जानता हूं, और उसको कैसे बाहर निकालना है ये भी मैं शायद अच्छे तरीके से जानता हूं। तो इसलिए हिमाचल में भी मेरी जो फिल्में मैंने शूट की, जो हिमाचल जाना जाता है, शिमला, कुल्लू, मनाली, धर्मशाला, उनको हिमाचल बोला जाता है। लेकिन हिमाचल सिर्फ वही नहीं है। हिमाचल का इंटीरियर जो है ना, वो इतना खूबसूरत है कि उसके आगे ये चारों जगह कोई महत्व नहीं रखती है। वहां पर एक आदमी चला जाए और वहां पर डेवलपमेंट की वो स्टेज आ जाए, टूरिस्ट आना शुरू हो जाए, तो इन सब जगह को छोड़ करके वहीं पर जाएगा। वो जगह इतनी खुली और इतनी खूबसूरत है कि मेरे ख्याल से पूरे वर्ल्ड में इतनी खूबसूरत जगह नहीं होगी जिन जगह पर मैं काम करता हूं। हिमाचल में मंडी से 72 किलोमीटर ऊपर है एक जंजैली वैली, सिराज वैली बोलते हैं उसको। जंजैली एक जगह है, जंजैली थुनाग, और वहां पर ऊपर जो चढ़ करके वहां से 12 किलोमीटर ऊपर शिकारी देवी माता का मंदिर है, जो खुले में बना हुआ मंदिर है, जिसके ऊपर छत नहीं डाल सकते। चारों तरफ बर्फ गिरती है, बर्फ के टाइम में 12-12 फीट बर्फ गिरेगी, लेकिन मूर्तियों के ऊपर बर्फ नहीं गिर सकती, टिकेगी नहीं मूर्तियों के ऊपर बर्फ। बड़ा आविष्कार है, मतलब एक अजीब ही। और वहां पर आप खड़े हो जाएंगे तो आप लगेगा कि आप बस शायद अगर स्वर्ग की कोई कल्पना होगी तो वहीं होगी। 12-1 बजे के टाइम में आपको हवा के थपेड़े लगना शुरू हो जाते हैं और आप हिलना शुरू हो जाते हैं, इतनी वहां पर तेज हवा होती है। और लेविश ग्रीन, दूर दूर तक ग्रीन ग्राउंड है, दूर दूर तक, मतलब इतना खूबसूरत नजारा जो है वो कहीं आप स्विट्जरलैंड में चले जाएं, कहीं पे चले जाएं, आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। इतनी खूबसूरत जगह है। और उस वैली की सबसे बड़ी खूबसूरती है जंजैली वैली की कि पहाड़ काफी डिस्टेंस पे है,
वहां पर धौलाधार जो वहां से 300-400 किलोमीटर दूर है, वहां की बर्फ भी आपको दिखाई देती है पहाड़ों की। तो जो शूटिंग के लिए जो स्पेस चाहिए होता है, जो आपको लेंथ चाहिए होती है, जो आपको पीछे तक का विजुअल चाहिए होता है, वो उस वैली के अंदर मिलता है, जो मुझे शिमला में नहीं मिलता है। जो वहां पर बिल्कुल नजदीकी पहाड़ हो जाते हैं, लेकिन जो डेप्थ मिलती है वो शायद वहां से खूबसूरत कहीं नहीं मिल सकती है। और वहां के लोगों का प्रेम, क्योंकि बहुत सी जगह हम शूटिंग के लिए जाते हैं तो एक टूरिस्ट की जगह ट्रीट किया जाता है और बहुत सा लूटपाट भी शुरू हो जाता है। 2 रुपए की चीज़ 5 रुपए की मिलती है, लेकिन वहां के लोग 2 रुपए की चीज़ को हमें 1.5 रुपए में देंगे। और खुद उनका योगदान इतना ज़बरदस्त है कि ज़बरदस्त तरीके से वो लोग हमारे साथ जुड़ पड़ते हैं फिल्म के लिए, फिल्म के काम करने के लिए। उनका मानना बहुत सही है कि एक फिल्म यूनिट आती है तो कम से कम वो लोग 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ रुपए तो यहाँ खर्च करके जाएंगे तो आम आदमी के लिए उसका फर्क पड़ेगा। तो उसकी वजह से बहुत वो लोग सपोर्ट करते हैं। और हम लोग भी कोशिश करते हैं कि हम लोग गाड़ियां जो लें वो वहीं से लें, खाने का इंतजाम वहीं से, बहुत सा सामान जो है वो वहीं से लें, जिससे वहाँ के लोगों को फायदा हो। तो उस तरीके से उस वैली के अंदर मेरा बहुत इच्छा है कि मैं वहाँ पर एक फिल्म सिटी का नाम दूँ उसको। फिल्म सिटी का नाम ये नहीं है कि स्ट्रक्चर खड़ा कर दूँ, मैं उस खुली जगह को ही, कुछ जगह हमने ली है, कुछ हम और लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम उस जगह पर ही एक अच्छे तरीके से मैं कोई फिल्म वालों के लिए फैसिलिटीज़ दें कि हम आने वालों के लिए रहने के लिए कुछ जाए, वहाँ एक जनरेटर मिल जाए, वहाँ लाइट रख दी जाए। तो उस तरीके की हम क्या क्या सुविधाएं उनको वहाँ पर दे सकते हैं वो हम देने की कोशिश वहाँ पर कर रहे हैं। काफ़ी सामान हमने इकट्ठा कर लिया है और भी कोशिश कर रहे हैं कि जो चीज़ें ट्रकों में वहाँ पर लाई जाती है, बहुत दूर से लाई जाती है, वो वहाँ से दे सकें। लोकल आर्टिस्ट वहाँ पर बहुत अच्छे हैं, वहाँ के नज़दीकी मंडी में बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, तो वहाँ से लोकल आर्टिस्ट भी आ जाते हैं। तो सबसे बड़ी बात होती है आपका पब्लिक सपोर्ट। तो वहाँ पर पब्लिक सपोर्ट बहुत अच्छा है। ठीक है, वहाँ वैनिटी वैन नहीं मिलेगी, वहाँ बहुत अच्छा 3 स्टार 5 स्टार होटल नहीं मिलेगा आपको, है ना, आपको पिज़्ज़ा नहीं मिलेगा। तो इसलिए वहाँ के लोग जो हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। देसी तरीके से सिर्फ को ऐश आराम नहीं करनी है और सिर्फ फिल्म बनानी है सही तरीके से, तो उससे बढ़िया जगह कोई है नहीं। थोड़ा टफ है, थोड़ा हार्ड है, थोड़ा जाना आना हार्ड है, लेकिन काफ़ी कोशिशें हो रही है। जो हिमाचल के मुख्यमंत्री हैं वो उसी इलाके से बिलोंग करते हैं, तो उसकी वजह से भी काफ़ी सपोर्ट रहता है। हर आदमी चाहता है कि मेरी वैली के अंदर जो है वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर उठे, लेकिन ये भी ख्याल रखा जाता है कि भ्रष्ट ना हो, साफ सफाई का ध्यान रखा जाए और उस वैली को उतना ही खूबसूरत रहने दिया जाए, मतलब उसको गंदा ना किया जाए। नेचर के हिसाब से स्ट्रक्चर भी वहाँ पर बने तो कुछ ऐसा बने जो अच्छा लगे देखने में, कंक्रीट बिल्डिंग्स ना बनना शुरू हो जाए, वो वहाँ पर ध्यान रखा जा रहा है। इसलिए बहुत खूबसूरत वैली है और बहुत कंफर्टेबल है और बहुत मज़ा आता है काम करने में। वहाँ पर उतना मज़ा पता नहीं मुझे दूसरी जगह आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन और भी वहाँ पर कोई भी यूनिट चली जाती है, मद्रास से भी अब लोग आना शुरू हो गए, कई जगह से लोग आना शुरू हो गए। तो ऐसा नहीं कि मुझे ही वो फैसिलिटीज़ मिलती है, सबको वैसी ही सुविधाएं मिलती है, सबके साथ लोग उतने ही प्यार के साथ काम करते हैं। तो वहाँ मज़ा बहुत आता है और एक अलग लोकेशन देखने के लिए मिलती है। और मेरी फिल्म की आधी जीत वहीं पर हो जाती है। देखिए, बॉम्बे में मैं शूट करूँगा, कहीं पर भी शूट करूँगा तो मुझे स्टूडियो हायर करना पड़ेगा, और मेरा बजट अगर फिल्म का 2 करोड़ रुपए है तो मैं 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए पर डे वाला स्टूडियो तो नहीं ले सकता, कोठी नहीं ले सकता काम करने के लिए, ओपन के लिए भी पैसा लगेगा, तो मेरे पास इतना पैसा नहीं होगा। और मैं जो फिल्म बनाऊंगा मैं 10,000, 15,000 रुपये पर डे वाली लोकेशन लूंगा, तो मेरी फिल्म आधी तो वहीं पर मर गई। लेकिन जब मैं वहां पर जाता हूं तो चाहे बड़े से बड़ा प्रोड्यूसर, डायरेक्टर भाई साहब या कोई भी काम करते हैं, उनको भी वही लोकेशन मिलेगी और मेरे को भी वही मिलेगी। जब मैं कैमरा लगाऊंगा तो मुझे भी वही विजुअल मिलेगा, उनको भी वही विजुअल मिलेगा, बल्कि मुझे और अच्छा मिलेगा क्योंकि मैं वहाँ की बारीकियां जानता हूँ, मुझे मालूम है किस जगह पर क्या है। तो आधी जीत मेरी फिल्म की उस लोकेशन की वजह से मेरी प्रोडक्शन वैल्यू एकदम से बढ़ जाती है। लेकिन अगर मैं दूसरी जगह पर करूंगा तो मेरी प्रोडक्शन वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि मेरे पास उतने पैसे नहीं होते। मैं उतना पैसा इन फिल्मों में फाइनेंसर से लगवाना भी नहीं चाहता और होते भी नहीं। आपका सवाल है मुंबई के अंदर स्टूडियो का, तो हाँ, मेरा एक छोटा सा स्टूडियो है संकलन मीडिया नाम से, जो अंधेरी में ही है।
तो उस स्टूडियो को बनाने के पीछे की एक थोड़ी सी कहानी है कि मैं जब काम करता था तो मेरे पास कुछ एथियोपिया के काम भी था, ईस्ट अफ्रीका आते थे वो लोग, और मैं दूरदर्शन का काफ़ी काम उन दिनों करता था। मुझे दूरदर्शन का काम करना हमेशा ही अच्छा लगा है, तो ये प्राइवेट चैनल से ज़्यादा, क्योंकि उसमें मैं खुले होकर के एक अच्छे तरीके से काम कर सकते थे। कहानियाँ जो थी वो मुद्दे की कहानियों के ऊपर काम होता है। तो पोस्ट प्रोडक्शन के समय में बहुत दिक्कत होती थी। जहाँ भी जाते थे हम लोग, छोटी फिल्म या छोटा सीरियल बनाते थे, तो हमको बिल्कुल एक अलग तरीके से देखा जाता था। कोई आर्टिस्टिकल फिल्म भी अगर हम कर रहे हैं तो उसके अंदर कोई, क्योंकि उनको लगता था कि यार ये गणित नहीं बैठेगा, बजट नहीं बैठेगा उस तरीके से। तो एडिटिंग चल रही है, बाहर बैठे हो 2-2 घंटे तक इंतज़ार कर रहे हैं, उसके बाद बड़ी मुश्किल से स्टूडियो मिलता था, और हम उस लेवल पे काम नहीं किया कर सकते थे। हर स्टूडियो का जो हमारे साथ बर्ताव होता था वो एक लो बजट वाले की तरह होता था। तो सेकेंडरी लाइन दी जाती थी, जब स्टूडियो खाली होगा, कुछ नहीं हो रहा होगा, तब हमें स्टूडियो मिलता था। तो एक बहुत मतलब बुरा लगता था कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, हम ऐसा कौन सा गुनाह कर रहे हैं, फिल्म बना रहे हैं या दूरदर्शन का सीरियल बना रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम, ठीक है, हम उतना पैसा नहीं दे पाते थे। तो उस चक्कर में मैंने अपनी एक मशीन लगाई और धीरे धीरे एक काम करना शुरू किया। तो स्टूडियो के पीछे पर्पस यही था कि जो मुझे झेलना पड़ा है वो बाकी लोग ना झेल पाए। तो अब उस स्टूडियो की खासियत है हमारे स्टूडियो में कि वहाँ आवर्स नहीं गिने जाते, किसने कितने आवर्स काम किया या इतने घंटे के अंदर इस काम को ख़त्म कर दो, जल्दी जल्दी ख़त्म कर दो। ये एक क्रिएटिव वर्क है ना। इसके अंदर हम टाइम का प्रेशर डालेंगे तो वो काम उस तरीके से अच्छा नहीं हो पाएगा, और पैसे की वजह से उसकी घंटे गिनना शुरू कर दें तो काम नेचुरली खराब होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों की फिल्में थी, और अभी वहाँ पर जिसके पास कम पैसा है और अच्छे तरीके से फिल्म बनाना चाहता है, या रीजन की, और मुझे लगता है कि हाँ यार इसमें दम है, यंग लोग हैं, वो काम करना चाह रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनके लिए संकलन हमेशा खुला दरवाज़ा रहता है। जहाँ पर आपके साथ अगर डील हो गया कि इतने पैसे लेंगे तो उसके बाद एक्स्ट्रा बिलिंग नहीं होगी, है ना। तो कि 5 लाख का बिल बनाया और उसके बाद 7 लाख रुपए का खाने का, उसका इसका वो एक्स्ट्रा बिलिंग आ रहा है, उस तरीके से काम हम लोग ने करने की यहाँ पर कोशिश नहीं की। तो सामने वाले का जो बजट है उसको हम कैसे एडजस्ट करके काम कर सकें। लेकिन वहाँ पर एक असूल ज़रूर रखा हुआ है कि चाहे बड़ी फिल्म है चाहे छोटी फिल्म है, लेकिन महत्व तो दोनों का बराबर है, दोनों को एक ही तरह से ट्रीट करेगा, दोनों को वही टेक्नीशियन काम करेंगे। ये नहीं है कि यार ये छोटे से बजट की फिल्म है तो इसके अंदर एक जूनियर को लगा दो और फटाफट कर देगा, ये ओके हो गया। नहीं, अगर उसके अंदर जूनियर ने भी काम किया है तो उसको सीनियर देखेगा और फाइनल उसको सीनियर करेगा। तो उस तरीके से मेरे पास हरियाणा से बहुत अच्छी अच्छी फिल्में आई, पगड़ी और सतरंगी, जिनको नेशनल अवार्ड भी मिले, और आपके झारखंड से भी, रांची से भी कुछ फिल्में आई, धुमपुड़िया और लाल विजय सहदेव की दोनों फिल्में हम लोगों ने की। तो इस तरीके से जिनको मालूम है, जो विश्वास करते हैं, क्योंकि पोस्ट प्रोडक्शन एक विश्वास का काम है कि आपको फेथ होना चाहिए, है ना, तो कि आप वहाँ पर काम कर सकें। तो ऋषि प्रकाश मिश्रा जी की जो फिल्म है वो भी यहीं पर की हम लोगों ने, जो काफ़ी अच्छी रही। तो उस तरीके से काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि यार कुछ अच्छा काम, जिनको मुश्किलें हो रही है, मुश्किलात होती है काम करने के लिए, तो उनको साथ मिल करके हम भी इस योगदान के अंदर सम्मिलित हो जाएं और उसको एक अच्छा बनाने के लिए जो हमारी तरफ से हो सकता है हम उसको मुहैया करा सकें। बाकी तो उनका विज़न है, अच्छा किया तो उनका ही विज़न है, उनका ही काम है, उनकी फिल्म है वो। हम तो उसके अंदर एक थोड़ा सा टेक्निकली एक सहयोगी बन जाते हैं काम करने के लिए। तो उस तरीके से रांची और हरियाणा से मेरा काफ़ी संबंध रहा, तो वहाँ पर अच्छी फिल्में निकली है स्टूडियो से, तो उसकी वजह से और लोग भी उस तरीके से आते हैं और उनका स्वागत है। तो रांची में मेरी शुरुआत हुई जब मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पास आउट किया, और 1-1.5 साल तक मैंने जो था वो टीचिंग में रहा, तो विजिटिंग फैकल्टी में रहा, जो जगह जगह जाके वर्कशॉप्स करते थे। तो उसी तरीके से मैंने बहुत सी वर्कशॉप्स की, 1-1.5 साल में हिंदुस्तान का कोना कोना घूमा। तो उसी में मेरी एक जगह ड्यूटी लगी गई
नेत्रहाट में। तो नेत्रहाट में वर्कशॉप शुरू हो गई थी, 1 महीने तक वर्कशॉप हो चुकी थी। उसके बाद मेरी ड्यूटी थी और मुझे वहाँ मेकअप सिखाने के लिए भेजा गया था। तो मेकअप सिखाने के लिए मैं नेत्रहाट में रहा, लेकिन किन्हीं कारणों से वो वर्कशॉप एक्सटेंड हो गई थी, शो नहीं हुए थे। तो 1 महीने तक मैं वहाँ पर रहा। तो 1 महीने तक वहाँ पर जो स्कूल है उनके साथ फिर मैंने एक नाटक भी किया, भगवत अज्जुकम, बच्चों के साथ, और बाकी टाइम जो था वर्कशॉप के साथ स्टूडेंट्स के साथ काम करते थे। तो रांची का अनुभव मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग रहा है। इंटरेस्टिंग इसलिए रहा कि रांची कोई मेरी नज़रों में ऐसा कोई बहुत बड़ा शहर नहीं दिखा जो मुझे उस समय फील हुआ। और उसके बाद भी रांची बहुत होमली लगा। रांची का कल्चर जो है वो बहुत रिच लगा। वहाँ के जो आदिवासी कल्चर है वो अपने आप में इतना इंटरेस्टिंग है कि वर्कशॉप के अंदर जब नाटक किया गया, शाकुंतलम किया था डायरेक्ट विपिन भाई और भारती जी ने, तो वो भी पूरा का पूरा आदिवासी स्टाइल में ही था। उसके गाने भी वहीं के स्टाइल में थे। श्री मुकुंद लाल नायक जी ने उसका म्यूजिक किया था और नंदलाल नायक जो उनके बेटे हैं वो वर्कशॉप में स्टूडेंट थे उसमें। तो उस समय मेरे को लगा कि यार ये बहुत ही रिच है, कल्चर बहुत रिच है। और जब हम लोग उसके बाद कट टू बहुत सालों के बाद मौका मिला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जाने का, झारखंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जाने का, और वहाँ पर मेरी 2 फिल्में दिखाई गई। और वहाँ पर जो मज़ा आया वो तब भी ऐसा नहीं लगा, बहुत घरेलू लगा। ऐसा लगा कि सब लोगों को मैं जानता हूँ पहले से, जबकि कोई मुलाकात नहीं थी। लेकिन वहाँ का माहौल बहुत गांव वाला माहौल मुझे हमेशा ही लगा। तो मैं गांव का रहने वाला हूँ, छोटे शहर का रहने वाला हूँ। तो वो रांची भी मुझे हमेशा एक छोटा सा शहर लगा और आसपास गांव से घिरी हुई जगह लगी, जहाँ का गांव का कल्चर बहुत मतलब महत्वपूर्ण तरीके से प्रभावी है पूरे के पूरे माहौल पे। तो मुझे रांची का अपनापन सिर्फ उसके गांव, उसके आसपास के पहाड़, उसके झरने, उसके नदी नाले वहीं तक ही रहा। और घूमा भी जहाँ तक मैं था। तो एक बार नंदलाल नायक जी हम लोगों को लेके गए गांव के अंदर। तो गांव के अंदर हम लोग रहे सवेरे से शाम तक। मेरे साथ प्रेस के काफ़ी लोग थे और बहुत मज़ा हम लोगों ने किया। तो इतना शहरी पार्टी में नहीं मज़ा आता जितना उस गांव के माहौल के अंदर खाने का, वहाँ पर नाचने का, गाने का, उनके प्रोग्राम देखने का। हो सकता है कि हम उनकी भाषा नहीं समझ पाते जब वो गाते हैं उतने अच्छे तरीके से, लेकिन वो फील समझ आ जाता है। और एक फील जो है बहुत अपनेपन का लगता है और लोग बहुत डाउन टू अर्थ हैं ड्यू टू वो कल्चर की वजह से। रांची में फिल्म शूट करने की मेरी बहुत इच्छा है और मैं चाहता हूं कि मैं एक फिल्म वहां पर ज़रूर करूं। मेरी बहुत इच्छा है कि जितने भी हमारे स्टेट हैं उनके गांव में जाकर के हर स्टेट के अंदर वहाँ के परिवेश के अंदर एक ना एक फिल्म करूं। तो मैंने एक कोशिश भी की थी जब अच्छे तरीके से यहाँ पर सब्सिडी का चल रहा था, क्योंकि हमारी जितनी फिल्में बनती है, मैं जिस तरह की फिल्में बनाता हूँ वो थिएटर के ऊपर या आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा पैसा कमाने वाली नहीं हो सकती। उनको जब तक सरकारी सहायता ना मिले, बाहर से प्रोत्साहन ना मिले, तब तक उस तरह की फिल्में नहीं बन सकती जो आप सोशल फिल्में बनाना चाहते हैं, जो मैसेज देना चाहते हैं। आप फूहड़पन से हट करके फिल्में बनाना चाहते हैं, एक रियलिस्टिक फिल्में बनाना चाहते हैं, रियल कहानियों को, रियल कैरेक्टर्स को लेकर बनाना चाहते हैं। तो जब सब्सिडी का वहाँ पर शुरू हुआ था तो उसके बाद मुझे लगा था कि मैं शुरू करूँ, लेकिन अभी शायद 1.5-2 साल से कुछ हो नहीं रहा है सब्सिडी का। लेकिन जब भी अगर सरकारी तंत्र से कुछ उस तरीके की हेल्प मिलेगी तो मेरे पास अच्छे फाइनेंसर हैं जो पैसे लगा सकें। लेकिन वही बात होती है कि चलो जितना वो लगाते हैं उतना नहीं तो कम से कम 50% भी अगर सरकारी सहायता से मिल सकता है तो वहाँ के वो कल्चर के ऊपर, वहाँ के कॉस्ट्यूम के ऊपर, वहाँ के कलाकारों को लेकर के हम लोग काम कर सकते हैं। तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि सरकारी तौर पर फिर से वैसा ही एक माहौल बने जो रांची में कुछ 3-4 साल पहले बना था। वो अगर फिर से बनता है तो उसके अंदर मुझे लगता है कि मेरे जैसे बहुत से लोग चाहेंगे
कि हम लोग जा करके रांची के अंदर, रांची के इंटीरियर के अंदर, रांची के गांव के अंदर जाके वहाँ के परिवेश में, वहाँ के कल्चर के साथ और वहाँ से मिली जुली कहानियों को जोड़ करके कुछ फिल्में बनाई। मेरी पसंद की अभी की अगर मैं फिल्म में बात करूं तो मैं अभी की बात करूंगा। भोर एक फिल्म देखी जो मुझे बहुत अच्छी लगी। क्लाइमेक्स में जाकर के मेरी कुछ थोड़ी सी धारणा उससे नहीं जुड़ पाई, लेकिन फिल्म बनाई बहुत अच्छी है और अच्छा संदेश दे करके जाती है। फिल्म पंचलेट देखी। पंचलेट बहुत ही खूबसूरत फिल्म है। फुनेश्वर रेड्डी की कहानी पे ऊपर बहुत रियलिस्टिक फिल्म है और बहुत के गांव के एटमॉस्फेयर में ले जाती है और वहाँ के एटमॉस्फेयर के साथ आपको मुलाकात करवाती है और लगता है कि आप भी वहीं पे हैं। फिर अभी हाल ही के अंदर एक फिल्म बनी है दादा लक्ष्मीचंद, जो यशपाल शर्मा ने डायरेक्ट की है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे काफ़ी सराही जा रही है। वो हरियाणा के एक फोक सिंगर रहे हैं दादा लक्ष्मीचंद, जिनके ऊपर बेस्ड है। तो वो भी कोई कमर्शियल फिल्म नहीं है, बहुत रियलिस्टिक फिल्म है और मुझे लगता है कि उस फिल्म को देख के हरियाणा के अंदर संगीत की एक नई क्रांति आएगी। जो रागिनी लोग भूल चुके हैं वो रागिनी के अंदर दोबारा से जाएंगे, उसका आनंद उठाएंगे और बहुत से लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा। तो वहाँ का संगीत, वहाँ का एटमॉस्फेयर, वहाँ का कॉस्ट्यूम सब उस फिल्म के अंदर देखने के लिए मिलता है। बहुत ही सुंदर फिल्म है। फिर हरियाणा के अंदर ही फिल्में बनी थी। पगड़ी बहुत खूबसूरत फिल्म थी। सतरंगी बहुत खूबसूरत फिल्म थी। फिर आके रांची के अंदर फिल्म बनी धूमकुड़िया, बहुत मेहनत के साथ बनाई, जो यहाँ के आदिवासी माहौल की बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। बहुत बड़ा सवाल उस फिल्म ने खड़ा किया है और बहुत उसे सराहा गया है। वो भी फिल्म बहुत अच्छी फिल्म है। फिर आपकी मसान, आंखों देखी, ये सारी फिल्में जो बनी हैं बहुत रियलिस्टिक तरीके से बहुत टच करती है और समाज के अंदर अपना एक योगदान दे के जाती है। क्या हाँ, हम भी इसका हिस्सा हैं और हम भी कुछ कर सकते हैं, वो करने के लिए आपको प्रोत्साहित करती है। तो ये 5-7 फिल्में जो मैंने नाम गिनाए बहुत ही खूबसूरत फिल्में, ये देखनी चाहिए। और यंग जनरेशन के लिए वो मेरा यही है कि काम जो हम लोग सोच लेते हैं कि हम लोग एक्टर बन जाएंगे, बॉडी बना ली, वो कर लिया, हम लोग बन जाते हैं कि हम डायरेक्टर बन गए, हमने ये पढ़ा है, हमने ये फिल्म देखी है। मुझे लगता है कि कला एक ऐसी चीज है, ये सीखनी पड़ती है। बिना सीखे हम लोग अपने आप को एक्टर नहीं मान सकते। बिना सीखे हम लोग अपने आप को डायरेक्टर नहीं मान सकते। बिना संगीत सीखे हम अपने आप को गायक नहीं मान सकते। बिना संगीत सीखे हम अपने आप को म्यूजिक डायरेक्टर नहीं मान सकते। आपको सीखना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि आपको इन सब कामों के लिए आप नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जाए, FTI जाए, या सब लोग वहां पर नहीं पहुंच पाते कि आप किसी इंस्टीट्यूट में ही जाए। नहीं, आप पर्सनल तौर पर भी सीख सकते हैं, लेकिन उसके लिए टाइम चाहिए। आपको अच्छे निर्देशकों के साथ, अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर के साथ, अच्छे संगीतकार के साथ, उनके साथ समय देना पड़ेगा और उस काम को सीखना पड़ेगा, तब आप उस फील्ड के अंदर आए। हमारे यहाँ पर ये हो गया कि हम एक्टर बनेंगे, चलो बंबई चलो, अच्छी बॉडी है, सुंदर हो गए, चले। वो समय चला गया है। अभी डिजिटल मीडिया है। डिजिटल मीडिया के अंदर आपको सीखना पड़ेगा। एक कैमरामैन जो कैमरा चलाता है, सिर्फ कैमरा चलाने से ही नहीं होगा, उसको रोज इंटरनेट पे पढ़ना पड़ेगा कि आज कौन सा कैमरा आ गया, इसके अंदर क्या सिस्टम चेंज हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, नए क्या क्या कैमरे आ रहे हैं। वो जब तक नहीं कर उनको पढ़ेगा, देखेगा, तब तक वो अच्छा कैमरामैन नहीं बन सकता। उसी तरीके से एक्टर्स के अंदर उसकी जो समझ है वो तभी डेवलप होगी, तभी उसकी टंग मूव करेगी, तभी उसके फेशियल एक्सप्रेशन बनेगी, जब वो फील उसको करना आएगा। तो फील कोई ऐसा नहीं है कि 1 मिनट में आ जाए, वो सब सीखने की बात है। तो इस फील्ड के अंदर जो भी आना चाहे, जैसे IAS IPS की तैयारी की जाती है, उसी तरीके से मुझे लगता है कि एक कलाकार को भी अपनी तैयारी करनी चाहिए, तभी वो इस फील्ड के अंदर आए। नहीं तो आप फिल्मों की फिल्म बनाएंगे, जो मुझे लगता है बहुत खराब है। एक एक्टर की कॉपी करके एक्टिंग करेंगे, जो मुझे लगता है बहुत ही खराब है। एक सिंगर के अच्छे भले गाने को जो है उस गाने की कॉपी करते रहेंगे जिंदगी भर, उसी को गाते रहेंगे और लगेगा अरे वाह क्या इसने भी रफी जी की तरह गा दिया। लेकिन मुझे लगता है कि वो शायद गाना नहीं है। आपको अपना करना पड़ेगा,
अपना गाना पड़ेगा। अपनी चीज़ तभी आएगी जब आप सीखेंगे इस काम को। तो इस फील्ड में आने के लिए सबसे पहले तो काम को सीखिए, इसको लाइटली मत लीजिए, है ना, इसको सीरियसली लीजिए एक तरह से। और हम लोग बहुत खुशनसीब है कि हमें मौका मिल गया सीखने का, और आज भी हम सीख रहे हैं। आज भी जब भी कुछ नया सीखने के लिए मिलता है तो मुझे लगा कि हाँ, डायरेक्शन के साथ मुझे पोस्ट प्रोडक्शन भी सीखनी चाहिए। मैं मशीन नहीं चलाता हूँ, मैं डबिंग खुद नहीं करता हूँ, लेकिन मेरी इतनी समझ डेवलप हो चुकी है कि मैं उसमें बैठ करके उसको सही तरीके से करवा सकता हूँ एक टेक्नीशियन से। तो मैं ये नहीं बोलता कि एक डायरेक्टर एक टेक्नीशियन बन जाए, उसकी वो बोलने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आपको आना चाहिए, वो सब आपको पता होना चाहिए, तभी आप शायद अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। बहुत मुश्किलें हैं इस तरीके से काम करने के लिए। कमर्शियल में इतनी मुश्किलें नहीं हैं, वहाँ पर पैसा भी बहुत है, इसमें पैसा उतना नहीं है, पैसा है ही नहीं, लेकिन आपकी एक सुकून है, मानसिक सुकून है कि यार जिंदगी में हमने भी कुछ किया या हम भी कुछ करेंगे, है ना। तो हम 100 फिल्मों की तरह गुम नहीं हो पाएंगे, हम 5 ही फिल्में बनाएंगे, लेकिन 5 फिल्में याद रखी जाएगी। और जो बड़े स्टार लोग हैं, जो बड़े अपने आप में बहुत धुरंधर हैं, वो लोग भी हमारी फिल्मों को देखने के लिए अप्रोच करें और कर रहे हैं। और इसका आर्थिक समीकरण भी बदलेगा, अभी नहीं है। हम जो फिल्में बनाते हैं उनको खरीदने के लिए अभी तक कोई तैयार नहीं है। पूरा माफिया है जो उसको रोकने के लिए लगा हुआ है, नहीं तो बहुत करोड़ों रुपए वालों की दुकानें बंद हो जाएगी। अगर ऐसे ही 2 करोड़ 3 करोड़ की फिल्में हिट हो गई तो बहुत लोगों की दुकानें बंद हो जाएगी। तो इसलिए कोई भी चैनल, कोई भी OTT इस तरह की फिल्मों के लिए पैसे देने के लिए, जितने पैसे लगाए हैं उतने देने के लिए भी तैयार नहीं है। लेकिन ऑडियंस बदल रही है, ऑडियंस जैसे जैसे बढ़ती जा रही है। अब MX प्लेयर पे भी आप टॉप की फिल्में देखे जाएं तो आप हैरान हो जाएंगे कि पंचलेट और ब्रीना जैसी फिल्में टॉप में आ रही है। तो उसके अंदर कितने लोग रोज इन फिल्मों को देख रहे हैं, तो उससे दिमाग सब लोगों का ठीक होगा। आने वाले समय में इन फिल्मों को बनाते रहेंगे तो अच्छे पैसे भी मिलेंगे प्रोड्यूसर को, और हर लोग थोड़ा ठीक से स्थितियां बनेगी, ये मेरा मानना है। और सरकार भी सहयोग देगी। जब ऑडियंस ही उस तरीके की फिल्में देखना चाहती है और सहयोग देना चाहती है तो ज़रूर अच्छे तरीके से सहयोग देगी। और इस फिल्म में जो भी लोग आएंगे उनको मेरी शुभकामनाएं हैं। और बस यही गुजारिश करूंगा कि MX प्लेयर पे हमारी फिल्म है ब्रीना, उसको ज़रूर देखें। और शुमारो मी एक ऐप है, उसके अंदर वन रक्षक फिल्म है, उसका 79 रुपीज़ आपको मंथली देना पड़ता है। 1 महीने के लिए आप सब फिल्में देख सकते हैं, लेकिन वन रक्षक फिल्म ज़रूर देखें, आपको मज़ा आएगा, एक अलग दुनिया में जाने का मौका मिलेगा। और आपको लगेगा कि हाँ, मेरे आसपास के चरित्र हैं और ये घटनाएं सारी मेरी आसपास की है, और जो मुश्किलातें हैं वो भी मेरी आसपास की है। इन मुश्किलात से मुझे कैसे निकलना है, वो भी सारी चीज़ें उस तरीके की फिल्मों को देखने के लिए मिलती है। और बाकी भी जितनी फिल्मों को मैंने नाम लिया आप ज़रूर देखें। और आप लोगों का बहुत 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 तहे दिल से धन्यवाद।